गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 4 रशियन रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो हमने इसके लास्ट पार्ट में ना पार्ट 3 में हमने क्या देखा था, रशियन इकोनॉमी, यानी रशियन इकोनॉमी कैसी थी। तो हमने ये देखा था कि जो रशिया के जो लोग थे वो किसके ऊपर डिपेंड करते थे, एग्रीकल्चर के, यानी एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी थी वहाँ पर। ठीक है, 85% क्या थे, 85% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज थी। तो ये हमने ये देखा था लास्ट क्लास में, यानी पार्ट 3 में ये देखा था। और वहाँ पे जो रशिया में इंडस्ट्रीज थी वो फाउंड इन पॉकेट, यानी क्या पॉकेट मतलब बहुत ही कम थी वहाँ पर। कौन कौन से सिटीज़ में थी, लास्ट क्लास में हमने देखा था पीटर्सबर्ग और मॉस्को में, ठीक है, जो कि आज रशिया की कैपिटल है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। और 80s 90s आते आते क्या हुआ, रेलवे एक्सपेंशन हुआ। जब 80s 90 आते थे रेलवे एक्सपेंशन हुए, हमने पार्ट 3 में पढ़ा था रेलवे एक्सपेंशन हुआ था। तो क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट होने लगा और इंडस्ट्रीज बढ़ गई। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने ये देखा था कोल प्रोडक्शन डबल हो गया और फिर वहाँ पे जो रिजर्व थे वहाँ से आयरन ओर निकाला जा रहा था, आयरन ओर निकाल के आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज डबल हो गई, यानी 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। चलिए आज हम पार्ट 4 में अब देखते हैं कि आगे क्या है जो रशिया की जो इकोनॉमी थी। तो इकोनॉमी जो टॉपिक था, रशियन इकोनॉमी का टॉपिक था, उसको हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 4 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस सी समथिंग अबाउट दीज ग्रोइंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब हम देखेंगे इंडस्ट्रीज ग्रोइंग कैसे हुई, ठीक है, और किसको बेनिफिट सबसे ज़्यादा हुआ। तो आपको मालूम है मोस्ट इंडस्ट्रीज वर प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो मोस्ट ज़्यादातर इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, इंडस्ट्रियलिस्ट की थी, इंडिविजुअल इंडस्ट्रियलिस्ट की थी। ठीक है, अब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी इंडस्ट्रीज की थी वो क्या करते थे, वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट किसको होगा, इंडस्ट्रीज को होगा। और किसको एक्सप्लॉइट करेंगे, वर्कर को एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे, फिर और देखते हैं। वॉज देयर नॉट एनी रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट। ठीक है, नॉट एनी रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट वर्क टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड वर्क आवर। यानी जो किंग था उस समय, अगर बात करें किंग था यानी एज ए गवर्नमेंट का रोल अदा करता था। तो किंग ये बोलता था रूल्स रेगुलेशन बने, इतना इतना काम करा जाए, ये वर्किंग हावर हो, पर वो चीज़ें फॉलो नहीं होती थी। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट करता था और इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट कुछ कर भी नहीं पाती थी, बस वो बोलती थी। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट वर्क एंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया गवर्नमेंट में कि मिनिमम वेजेस हो और लिमिटेड वर्क्स हावर्स ऑफ वर्क हो, ठीक है, आवर्स ऑफ वर्क हो। बट ऑफन दिस रूल्स ब्रोकन, यानी जो इंस्पेक्टर था, फैक्ट्री इंस्पेक्टर था, वो क्या करता था, इन रूल्स को ब्रेक करता था। यानी किंग ने ये बोल दिया कि रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो, ऐसा हो, एक मिनिमम वेजेस दी जाए, पर जनरली जो इंडस्ट्रियलिस्ट था और उसके यहाँ जो इंस्पेक्टर था वो इन रूल्स को क्या करता था, ब्रोकन करता था, तोड़ता था। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिचुएशन, सबसे ज़्यादा रशिया में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा हालत किसकी ख़राब थी, वर्कर की हालत ख़राब थी। तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, तो वहाँ की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा जाता था। और आपने कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ी होगी सोशलिज्म में, जब अपन ने कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ी थी, कार्ल मार्क्स में ये बोला था कि सोसाइटी में होना चाहिए सारी चीज़ें, क्या है, सोसाइटी में बढ़ जाना चाहिए। और आपने ये भी देखा था कि रॉबर्ट ओवन ने भी ये बोला जाता है कि कॉपरेशन से होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है, वही हो रही है कि एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। यहाँ पे वर्कर को क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जब कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ेंगे और रॉबर्ट ओवन का पढ़ेंगे तो आप खुद देखेंगे कि ये चीज़ें रशिया में कैसे हो रहा है। और उनका ये कहना भी ये ठीक था कि सोशलिज्म होना चाहिए, पर यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ था नहीं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, तो लॉन्ग वर्किंग आवर थे अप टू 10 आवर इन फैक्ट्रीज, यानी लॉन्ग वर्किंग आवर ये थे कि जो काम था लोगों से इतना एक्सप्लॉइट करा जाता था, कम वेजेस दिया जाता था, एक्सप्लॉइट इतना करा जाता था, 10 to 12 आवर उनसे फैक्ट्री में काम कराया जाता था। ठीक है, और जो क्राफ्ट्समैन थे उनसे तो 15 आवर्स लेते थे। अगर आप एनसीईआरटी रीड करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि उसमें कितना ज़्यादा काम कराया जाता था। ठीक है, अब वर्कर वर अकोमोडेटेड इन रूम एंड डोरमेटरीज। ठीक है, तो जो वर्कर थे उनको अकोमोडेट यानी रहने के जो रूम थे वो भी खराब थे। ठीक है, तो वो एक छोटे से रूम में रहते थे, या फिर बंकर बोला जाता था, वो जहाँ पे रहते थे, लेटते थे, उसको क्या बोलते थे, डोरमेटरीज। आगे चल के हम इसका पिक्चर भी देखेंगे कि एनसीईआरटी में कैसा पिक्चर दिया हुआ है, वो मैंने आप लोगों को इसी स्लाइड में भी दिया है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, अगर नहीं अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही है तो यूट्यूब पे सेटिंग पे जाकर आप इसको स्लो भी कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब जो वर्कर्स की कंडीशन बड़ी ख़राब थी। तो आप देखो कि ये मैंने पिक्चर है, एनसीईआरटी में भी दी होगी आप लोगों को, एनसीईआरटी में भी दिया होगा, देखेंगे आप तो आपको मिलेगा सोशलिज्म इन रशियन एंड द रशियन रेवोल्यूशन में, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन के आपको पेज नंबर हो सकता है 8 या 9 में मिले आपको। ठीक है, तो आपको ये पिक्चर ज़रूर देखेगा। चलिए आगे देखते हैं कि जो वर्कर कैसे रहते थे। देखो एक बंकर है, एक बंकर है, देखिए बंकर है और इतने सारे लोग सो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक ठीक है, तो ऐसा ये डोरेमेट्रिस बोलते हैं इसको। तो ये देखो ये बंकर के नीचे एक डोरेमेट्रिस उनका एक बना, इतना छोटा सा स्पेस है, बहुत यानी माइजरेबल लाइफ थी उनकी जो वर्कर्स थे। ठीक है, और किचन में देखो ये किचन थी एक उनकी, जो किचन है जहाँ खाना वाना खाने जाते थे वो लोग। ठीक है, चैरिटरी किचन थी। तो अनएम्प्लॉयड पीजेंट, ठीक है, तो ये वर्कर स्लीपिंग अपन ने देखा। ठीक है, बंकर्स में रहते थे और उसको क्या बोलते थे, डोरमेट्री। प्री रेवोल्यूशनरी रशिया, जब रेवोल्यूशन नहीं हुआ था उससे पहले की बात कर रहे हैं। दे स्लिप्ड इन शिफ्ट्स एंड कुड नॉट कीप देयर फैमिलीज विद देम। ठीक है, और ये शिफ्ट में काम करते थे, जैसे काम खत्म होगा 6-6 घंटे के काम, 6-6 घंटे में वो क्या करते थे, 6 घंटे सोते थे, फिर उसके बाद काम में लग जाते थे, फिर उसके बाद 10-12 घंटे कर लिया, फिर और कोई आ गया। तो ऐसे शिफ्ट में काम चलता था, तो बहुत बुरी स्थिति थी वर्कर की। ठीक है, और ये रिवोल्यूशन से पहले की बात कर रहे हैं, रिवोल्यूशन तो हुआ नहीं, उससे पहले की बात कर रहे हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट पीजेंट क्या थे, अनएम्प्लॉयमेंट थे सेंट पीटर वगैरह। मैनी सर्वाइवल ईटिंग बाय, जो पीजेंट थे जैसे गांव से जो शहर में आए वो अनएम्प्लॉयड थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी, गांव में छोटी ज़मीन थी, खेती बाड़ी होती नहीं थी, तो वो कहाँ आ गए, अब वो शहर में आ गए। ठीक है, तो वो क्या करते थे, चैरिटेबल जो चंदे वाली जो किचन होती, चैरिटेबल मतलब जो भी भूखे गरीबों को खाना खिलाया था, तो वहाँ पे चैरिटेबल किचन में खाना खाते थे। एंड लिविंग इन पुअर हाउसेस, और बहुत ही बेकार जो घर थे उनमें रहते थे। आप पिक्चर देख भी सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं रशियन सोसाइटी। हमने रशियन इकोनॉमी की तो बात कर ली, रशियन इकोनॉमी कैसे क्या बढ़ी। तो रिवोल्यूशन से पहले की बात करी हमने कि रिवोल्यूशन नहीं हुआ तो उससे पहले की इकोनॉमी कैसी क्या थी, लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट थे। ठीक है, शहर में जब गए थे लोग, शहर के में हमने देखा था कि जो फैक्ट्री में काम कैसे करते थे, उनके माइजरेबल लाइफ कैसे थी, कितने वर्किंग आवर होते थे, ये हमने देखा। अब हम यहाँ की सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसी सोसाइटी थी। इकोनॉमी की तो बारे में बात कर ली, इकोनॉमी कैसी थी। अब वर्कर माइग्रेट फ्रॉम विलेज। ठीक है, अब वर्कर कहाँ माइग्रेट होते थे, विलेज से कहाँ जाते थे, सिटी में जाते थे। यहाँ हम किसकी बात करेंगे, सिटी की बात करेंगे, यानी हम टाउन की बात करेंगे, यहाँ पे शहर की बात करेंगे कि विलेज जो वर्कर थे वो कहाँ जाते थे, विलेज में जाते थे, और कहाँ सेटल हो जाते थे, सिटी में सेटल हो जाते थे। ठीक है, अब सिटी में सेटल हो गए। अब आपको मालूम है कि जब कुछ नए लोग जब आए हैं तो उनमें स्किल्स कम हो गई, जो पुराने लोग हैं जो अच्छी अच्छी कंपनियों में लगे उनमें स्किल्स ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पे भी ये बात थी, जो वर्कर्स थे वो भी डिवाइड थे अपनी स्किल्स पे। ठीक है, तो वर्कर भी डिवाइडेड थे स्किल्स पे, दे वर डिवाइडेड बाय स्किल्स। जैसे कि कोई पुराना टीचर होगा, आपको मालूम है स्कूल में कोई पुराना टीचर होता है, उसकी बहुत अच्छी स्किल्स रहती है, वो पूरा याद रहता है, रटा रटाया रहता है। ठीक है, और जो नया टीचर आता है तो उसकी स्किल्स थोड़ी कम होती है। ठीक है, ऐसी कंपनी में भी होता है कि फ्रेशर की स्किल्स कम होगी और जो बहुत पुराना 10-12 साल पुराना उसकी स्किल्स बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये जनरली होता है, ये बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई नए लोगों के अंदर टैलेंट नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो वर्कर भी डिवाइडेड थे अपनी स्किल्स पे। तो यहाँ पे अगर बात करें रशिया में सबसे ज़्यादा अगर बात करें सबसे अपर लेवल पे जो वर्कर थे, ठीक है, वो कौन थे, मेटल वर्कर। क्या थे बेटा, मेटल वर्कर। ये थोड़ा गलत हो गया, देख लेना, मेटल है, मेटल METAL। मेटल वर्कर्स कंसिडर्ड देमसेल्व्स एरिस्टोक्रेट्स अमोंग अदर्स। यानी अगर बात करें तो जो मेटल वर्कर थे अपने आप को टॉप पे समझते थे। ठीक है, तो मेटल वर्कर जो आयरन स्टील कंपनी में काम करते थे वो अपने आप पे टॉप पे थे। ठीक है, और इनकी ड्रेसेस भी बनाई गई थी, ड्रेसेस से आइडेंटिफाई कर लिया था, अंडरस्टैंड कर लिया था ये कौन से लेवल के वर्कर है, तो इनकी रशिया में ड्रेसेस भी डिज़ाइन की गई थी। ठीक है, तो मेटल वर्कर अपने आप को एरिस्टोक्रेट समझते थे कि हम तो बहुत ही टैलेंटेड हैं, हम सबसे बेस्ट हैं और हमें सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। तो अपने आप को किस कैटेगरी में रखते थे, एरिस्टोक्रेट्स में रखते थे। ठीक है, एरिस्टोक्रेट मतलब हायर क्लास, अपर क्लास के उसमें रखते थे। ठीक है, अपर लेवल पे, अरिस्टोक्रेट मतलब अपर लेवल या अपर क्लास के उसमें रखते थे। ठीक है, अब यहाँ पे वुमेन्स की भी बात कर लेते हैं। वुमेन्स क्या है, वुमेन्स जो थी मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स्ड इन 1914। यानी 31% अगर काम करा जाए, 31% लेवल का जो काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, वुमेन काम कर रही है, यानी 31% ही मान लिया जाए। ठीक है, 1914 कब तक, 1914 तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, और बट दे पेड लेस
ठीक है, तो इनको कम पैसा दिया जाता था, लेस देन मैन। तो याद रखना वुमेन काम कर रहे 31% तो इनका प्रतिशत है, और जो वर्कफोर्स जो काम कर रही है, ठीक है, और इनको जो पैसा मिल रहा है, जो पैसा मिल रहा है वो क्या है, बहुत कम मिल रहा है, ठीक है, एज कंपेयर टू मैन। क्यों ऐसा नहीं है कि भाई आप स्टीरियोटाइप समझ लो, स्टीरियोटाइप थिंकिंग समझ लो कि स्टीरियोटाइप थिंकिंग मतलब ये है कि इनको तो कम ही मिलना चाहिए, क्योंकि बेसिकली क्या है, यहाँ पे भी ये सिस्टम चलता है पैट्रिकल सोसाइटी वाला। पैट्रिकल है ना, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी वाला चलता था। क्या चलता था, मेल डोमिनेटेड पैट्रिकल सोसाइटी चलता था, कि पुरुष टॉप लेवल पे और महिला लोअर लेवल पे, ठीक है, तो ये चलता था। तो इसलिए वुमेन को क्या दिया जाता था, कम दिया था। जैसे आज के टाइम में देख लो आप, मल्टीनेशनल कंपनी में तो मेल एंड फीमेल दोनों को बराबर सैलरी दी जाती है, ठीक है, बराबर का काम करते हैं। पर पहले टाइम में ये नहीं चलता था, काम दोनों ही कर रहे हैं, पर बेसिकली सैलरी किसको मिलती थी, वेजेस किसको ज़्यादा मिलती थी, मेंस को मिलती थी, ठीक है। अब नो डाउट डिवीजन वर देयर, बट वर्कर डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क, ठीक है। अब ये भी नहीं कह सकते नो डाउट डिवीजन, अब ये आप तो क्लियर मैंने आपको स्पेसिफाई करा कि वर्करों में क्या डिवीजन था, पर एक चीज ये कह सकते थे, इनमें यूनाइट बहुत थे। जैसे कि अगर हम स्कूल लेवल का एक एग्जांपल ले लें, स्कूल लेवल में एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आप ये जो चैप्टर है क्लास 9th का है, तो क्लास 9th का ही एग्जांपल ले लें कि 2 सेक्शन है, क्लास 9th ए और 9th बी, ठीक है। वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, भाई कोई भी कुछ भी होता है उनके अंदर। अगर कंपटीशन की बात आ जाए, ठीक है, अगर स्कूल में कंपटीशन है क्लास 10th का और क्लास 9th का, ठीक है, तो वो लोग सब यूनाइट होंगे। जब कंपटीशन होगा तो क्लास 10th में, अगर 10th और 9th में चल रहा तो 9th ए और 9th बी वाले क्या करेंगे, क्या हो जाएंगे भाई, यूनाइट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो क्या है, भले ही वो डिवाइड थे, आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, पर अब वो उनकी क्लास की बात आ गई, क्लास की यानी 9th की बात आ गई। अब वो ये नहीं देखेंगे कि हम लोग में आपस में क्या चल रही है, लड़ाई चल रही है, वो ये देख रहे हैं कि हमें अब यूनाइट होना है। तो यहां पे भी क्या होता था, नो डाउट डिवीजन वर देयर, बट वर्कर्स डिड नॉट यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क, ठीक है, डिड यूनाइट। और यहां पर जो वर्कर थे वो यूनाइट हो जाते थे, स्ट्राइक जब होती थी, स्ट्राइक में सब लोग सहयोग करते थे, ठीक है। किस चीज को लेकर स्ट्राइक हुई थी, अब देखते हैं, आगे देखते हैं। अगेंस्ट द एम्प्लॉयर्स ऑन द डिसमिसल ऑफ देयर डिमांड ऑन द वर्क कंडीशन, ठीक है, डिसमाइजल, ठीक है। तो ये किसके खिलाफ थे, एम्प्लॉयर्स के खिलाफ हो गए, जो वर्कर्स थे। हालांकि उनमें खुद में डिवीजन था, पर जब स्ट्राइक की बात करें तो यूनाइट हुए, यूनाइट होकर वो एम्प्लॉयर्स के यानी मालिक के खिलाफ चले गए। और वो डिसमाइजल, यानी डिसमाइजल मतलब क्या होता है, किसी चीज को ना मानना, ठीक है, किसी चीज़ को ना मानना। और वो ये बोलते थे कि हमारी डिमांड को और वर्क कंडीशन को पूरा करा जाए, कि हमारी वेतन अच्छी दी जाए, और जो वर्क कंडीशन, जैसे आपको मालूम कंपनी में 10-12 आवर काम करवाते, कभी कभी 15-16 घंटे भी काम करवा लेते। तो ये डिमांड करते थे वर्कर की भाई सैलरी तो बढ़े, वेजेस तो बढ़ा ही जाए, पर वर्किंग कंडीशन इंप्रूव करें, क्योंकि बहुत माइजरेबल लाइफ थी और बहुत ही एक्सप्लॉइट करा जाता था, ठीक है। तो आगे देखते हैं स्ट्राइक इन, और जनरली जो स्ट्राइक होती थी उस समय रिवॉल्यूशन से पहले की अगर बात करें, जो स्ट्राइक इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तो स्ट्राइक कहाँ होती थी जनरली, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। ये कौन से सन में हुई, 1896 से लेकर 1897 में स्ट्राइक हुई टेक्सटाइल में, ठीक है। और मेटल इंडस्ट्रीज में भी कॉमन थी, ठीक है, जो स्ट्राइक होती थी मेटल इंडस्ट्रीज में भी कॉमन थी। 1902 में भी स्ट्राइक हुई मेटल इंडस्ट्रीज में। तो ये याद रख लेना कि जब लेबर में डिवीज़न था, वर्कर में डिवीज़न था, पर जब अगर कोई चीज़ होती थी, अगर कोई वर्किंग कंडीशन को या कोई डिमांड पूरी करानी थी, तो सब लोग एकत्रित हो जाते थे, सब इकट्ठे हो जाते थे, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ हमने कहाँ का देखा था, हमने कहाँ का देखा था, अर्बन रीजन का देखा था, अर्बन एरिया का देखा था, यानी टाउन सिटीज़ का देखा था। अब हम गाँव में आते हैं, गाँव में आते हैं। अब हम कहाँ आते हैं, गाँव में। तो सोसाइटी इन कंट्री साइड, ठीक है, जो अगर बात करें कि जो सोसाइटी थी कंट्री साइड में, तो हमने रशियन सोसाइटी कहाँ का पढ़ा, पहले हमने पढ़ा अर्बन का। अब हम कहाँ का पढ़ रहे हैं, रूरल एरिया का, कंट्री साइड का, यानी गांव का पढ़ रहे हैं। तो मैंने हिंदी में भी लिख दिया, इसको अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से नोट्स बनाए। अगर नहीं समझ में आया मेरे पुराने वीडियो देखिएगा और एनसीईआरटी रीड करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा सर हमें यहाँ समझ में नहीं आया, ठीक है। तो सोसाइटी इन कंट्री साइड। अब बात करते हैं पीजेंट कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, ठीक है। अब आपको मालूम है पीजेंट जो कल्टिवेटेड करते थे मोस्ट ऑफ द लैंड, खेती बाड़ी जनरली पीजेंट करते थे, बट मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज वर ओन्ड बाय द नोबिलिटी। पर ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉपर्टी थी, जो जमीन थी, वो किसकी थी, नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब राजा है तो राजा तो है, उसके एक्सक्लूडेड फैमिली, यानी चच्चा फुप्पी मौसा मौसी भाई बहन जो भी हैं, ठीक है।
तो क्या था कि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज वर ओन्ड बाय नोबिलिटी। नोबिलिटी आपने क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, नोबिलिटी क्या होता है, किंग तो होता है, उसकी एक्सक्लूडेड फैमिली। तो यहाँ पे नोबिलिटी तो थी, क्राउन बोले तो किंग हो गया, राजा हो गया, ठीक है। एंड ऑर्थोडॉक्स चर्च, ऑर्थोडॉक्स चर्च मतलब आपने पहले देखा होगा कि वो क्लर्जी वाले, तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पे अगर बोला जाए मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज वर ओन्ड बाय किसके पास थी, अगर कंट्री साइड में है नोबिलिटी, क्राउन और ऑर्थोडॉक्स चर्च। तो पीजेंट के पास बहुत कम जमीन थी, ठीक है। तो लाइक वर्कर पीजेंट वर ऑल्सो डिवाइडेड। यहाँ पे भी अगर बात करें वर्कर्स, तो आपने देखा कहाँ पे देखा था वर्कर्स का, आपने देखा था कहाँ पर, रूल अर्बन एरिया में, कि वर्कर भी डिवाइड थे अपनी स्किल के बेसिस पे। और टॉप लेवल पे कौन थे वर्कर, आपको मालूम है कौन थे टॉप लेवल पे, कौन था टॉप लेवल पे, टॉप लेवल पे मेटल वर्कर्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी पीजेंट डिवाइडेड थे, ठीक है। तो इन रशिया एक्सपेक्ट इन फ्यू केसेस पीजेंट हैड नो रेस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। यहाँ पे पीजेंट ये डिवाइड थे कि जिसके पास थोड़ी बहुत जमीन थी वो अपनी जमीन पे काम करता था, और जिसके पास जमीन नहीं थी वो दूसरे की जमीन पे काम करता था। तो वो पीजेंट क्या, जो दूसरे की जमीन पे काम करता था वो तो बहुत गरीब था, ठीक है। और जिसके पास पीजेंट के पास जमीन थी वो तो ठीक है, पर यहाँ पे भी ये डिवाइड हो गया ना कि भाई जमीन वाले तो ठीक है अलग हो गए, और जिसके पास नहीं जमीन है वो अलग हो गए, वो तो लोअर लेवल पे रहेंगे, एज अ वर्कर ही, लेबर ही बन गए वो तो, ठीक है। अनलाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन, अनलाइक एज इट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब यहां पे ये बात कर रहे हैं कि रशियन एक्सपेक्ट इन फ्यू केसेस पीजेंट एंड नो रेस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी। अगर यहां पे देखें रशिया में बहुत अलग था फ्रांस के मुकाबले, तो यहां पे जो पीजेंट थे वो रिस्पेक्ट नहीं करते थे नोबिलिटी की। वहां रशिया में तो रिस्पेक्ट करा जाता था, सॉरी फ्रांस में तो रिस्पेक्ट करा जाता था। कैसे करते थे उसका हम आगे एग्जांपल देंगे, क्योंकि आप लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में उससे पढ़ा है तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो पीजेंट हैड नो रेस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। तो यहां पे पीजेंट क्या किसको रेस्पेक्ट नहीं करते थे, नोबिलिटी को रेस्पेक्ट नहीं करते थे। अनलाइक एज इट वॉज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर आप बात करें, ठीक है, आपने ऑब्जर्व करा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान इन ब्रिटेनी मतलब कुछ भाग, पीजेंट रिस्पेक्ट नोबल्स एंड फॉट फॉर देम, ठीक है। पीजेंट किसको रेस्पेक्ट, पीजेंट रिस्पेक्टेड नोबल्स एंड फॉट फॉर देम। तो पीजेंट किसको रेस्पेक्ट करते थे, नोबल्स को रेस्पेक्ट करते थे। और नोबल्स भी क्या करते थे, जैसे आपने पढ़ा होगा नोबल्स और क्लर्जी, मीराबेन एंड एबेसियस के बारे में पढ़ा होगा आपने जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाला पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप ये देखोगे जो नेशनल असेंबली वाला देखा होगा, तो नेशनल असेंबली और मीराबियो एंड एबेसियस वाला पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो आपने देखा होगा कि वो लोग जो थे नोबिलिटी और क्लर्जी की क्लास के थे, पर वो सपोर्ट किसको करते थे, पीजेंट, और इनको भी सपोर्ट करते थे बहुत सारे। तो यहाँ पे जो फ्रांस में था तो पीजेंट रिस्पेक्ट करते थे नोबल्स की, पर यहाँ रशिया में तो उल्टा ही था, ठीक है। और सब मिलके फाइट करते थे फ्रांस में, ठीक है। तो बिकॉज रशियन पीजेंट वांटेड द लैंड ऑफ नोबल्स, रशियन के पास पीजेंट का यही एम था, वो ये चाहते थे जितनी भी नोबल्स के पास जमीन है वो किसके पास आए, हमारे पास आए, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि जो सोशलिज्म था, सोशलिज्म में सब लोग मिलके कोऑपरेटिव होकर सब लोग मिलके काम करना चाहते थे, ठीक है, जो कि कार्ल मार्क्स ने बोला था और रॉबर्ट ओवन ने भी बोला था कोऑपरेटिव। तो वो चीजें आगे देखते हैं, ठीक है। तो रशियन पीजेंट थे वर डिफरेंट फ्रॉम दी अदर यूरोपियन पीजेंट। जो रशियन पीजेंट थे वो किससे अदर थे, डिफरेंट थे, अदर यूरोपियन पीजेंट थे। दे वर्कड बाय पूलिंग देयर लैंड टुगेदर। और ये क्या वर्क करते थे, अपनी लैंडों को जोड़ लेते थे, सब लोग अपनी जो जितनी भी जमीन है, ठीक है, तो जितनी भी जमीन है सबको मिला लिया, ठीक है, सबको मिला लिया एंड डिवाइडिंग अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स और इंडिविजुअल, और ठीक है सबको मिला के काम करते थे। और फिर है ना सबको मिला के काम करते थे और ऐसे डिवाइड कर देते जिसकी नीड के हिसाब से, जैसे किसी के घर में प्रोग्राम है, शादी है, ठीक है, जिसको ज्यादा पैसे की जरूरत है तो उसके हिसाब से उसको ज्यादा जमीन दे दी जाती थी, ठीक है। तो पूलिंग देयर लैंड टुगेदर, तो ये इसको कम्यून भी बोलते थे और लोकल लैंग्वेज में मीर भी बोलते थे। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज मीर और व्हाट इज कम्यून, तो जो पूलिंग करते थे लैंड को, ठीक है, उसको क्या बोलते थे, कम्यून बोलते थे, और लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते थे, मीर बोलते थे। जनरली 1 वर्ड में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पूलिंग लैंड टुगेदर इन रशिया, ठीक है, इन रूरल एरिया या पीजेंट के थ्रू, तो क्या बोलेंगे उसको, मीर बोलेंगे। लोकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे बेटा, मीर बोलेंगे। एंड देन डिवाइडिंग द आउटपुट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इंडिविजुअल। तो यहां पे ये हमने देखा, ठीक है। तो यहां पे जो हमारे ये चैप्टर है, चैप्टर का ये पार्ट 4 हम यहीं पे खत्म करते हैं। फिर हम आगे देखेंगे सोशलिज्म इन रशिया देखेंगे, और फिर रिवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है, वो हम आगे वाली क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस हम इतना करते हैं खत्म, ठीक है। और आप लोग इसको अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा और अच्छे से एनसीईआरटी को भी रीड करिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।
आगे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 5 में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।